नमस्कार और स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे दौर की गहराई में उतरेंगे जो उथल-पुथल, नए विचारों और क्रांतियों से भरा हुआ था। हाँ, यूरोप में 1830 से 1848 के बीच का समय। बिल्कुल, इसे अक्सर द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस या क्रांतियों का युग भी कहा जाता है। और ये नाम बिल्कुल सही बैठता है। हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो एक ऐसी कहानी बताते हैं जहां नेशनलिज्म और लिबरलिज्म जैसी नई ताकतें सदियों पुरानी राजशाही और कंजर्वेटिव व्यवस्थाओं से सीधे टकरा रही थीं। तो ये सिर्फ राजाओं और सरहदों की लड़ाई नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये विचारों की लड़ाई थी। तो आज की इस चर्चा का मकसद यही समझना है कि इस टक्कर की वजह क्या थी। वो कौन सी चिंगारियां थीं जिनसे पूरे यूरोप में आग लगी, और इस दौर ने मतलब आज के यूरोप की शक्ल तय करने में क्या भूमिका निभाई। हम फ्रांस की गलियों से लेकर जर्मनी की संसदों तक का एक दिलचस्प सफर करने वाले हैं। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो शुरुआत करते हैं 1830 से। फ्रांस में एक बार फिर क्रांति होती है, जिसे जुलाई क्रांति कहते हैं। हाँ। नेपोलियन के बाद जिन बोरबोन राजाओं को गद्दी पर वापस बिठाया गया था, उन्हें उदारवादी क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंका। हाँ, और उनकी जगह एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की स्थापना हुई, जिसके राजा बने लुई फिलिप। पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस घटना का असर सिर्फ फ्रांस तक सीमित नहीं रहा। अच्छा। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटर्निटी, उन्होंने उस वक्त एक बहुत मशहूर बात कही थी। क्या कहा था उन्होंने? जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। और ये सर्दी जुकाम वाकई में फैला भी। जी। इसी छींक का असर था कि बेल्जियम में विद्रोह हुआ और वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग होकर एक नया देश बन गया। सही बात है। लेकिन ये जो नेशनलिज्म की भावना थी, ये सिर्फ पॉलिटिकल विद्रोह या सरहदें बदलने तक ही सीमित नहीं थी। इसका एक बिल्कुल अलग और शायद ज्यादा गहरा रूप हमें ग्रीस के स्वतंत्रता संग्राम में देखने को मिलता है। ये एक बहुत अहम नुक्ता है। देखिए, ग्रीस की कहानी अलग इसलिए है क्योंकि वो 15वीं सदी से शक्तिशाली ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। हाँ। तो वहां जब राष्ट्रवादियों ने आजादी की लड़ाई शुरू की तो उन्हें पूरे यूरोप के पढ़े लिखे तबके से जबरदस्त समर्थन मिला। क्यों? इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी कि वो लोग ग्रीस को सिर्फ एक देश नहीं बल्कि यूरोपीय सभ्यता का पालना मानते थे। उन्हें लगता था कि लोकतंत्र, दर्शन और कला की जिस जमीन से शुरुआत हुई वो गुलाम नहीं रह सकती। अच्छा, तो ये लड़ाई सिर्फ ग्रीस के लोगों की नहीं, बल्कि एक तरह से पूरे यूरोप की सांस्कृतिक विरासत बचाने की लड़ाई बन गई थी। बिल्कुल। और इसी वजह से इसमें कलाकार और कवि भी कूद पड़े। जैसे अंग्रेजी कवि लॉर्ड बायरन। हाँ, लॉर्ड बायरन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वो इस आंदोलन से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने न सिर्फ पैसे इकट्ठे किए बल्कि खुद युद्ध में लड़ने के लिए ग्रीस चले गए। लेकिन उनकी मृत्यु हो गई थी वहां। हाँ, 1824 में बुखार से उनकी वहीं मृत्यु हो गई, लेकिन वो राष्ट्रवादी संघर्ष का एक अमर प्रतीक बन गए। और आखिरकार उनकी ये कोशिशें रंग लाईं। बिल्कुल। 1832 की कॉन्स्टेंटिनोपल की संधि ने ग्रीस को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी। तो यहाँ से एक बात साफ होती है कि राष्ट्रवाद सिर्फ जमीन जीतने का नाम नहीं है। नहीं, ये एक साझा पहचान, एक साझा इतिहास और एक साझा संस्कृति की भावना जगाने का भी नाम है। और इसी बात से हम अपने अगले हिस्से पर आते हैं। आपने संस्कृति की बात की, तो इसका मतलब यह है कि क्रांति सिर्फ बंदूक से नहीं बल्कि कलम और कूची से भी लड़ी जा रही थी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। एक पेंटिंग या एक कविता लोगों के दिलों में आजादी की वो आग जला सकती थी जो शायद बड़े बड़े भाषण भी ना जला पाएं। सही कहा। यहीं पर रोमांटिसिज्म नाम के एक बड़े सांस्कृतिक आंदोलन की भूमिका सामने आती है। ये एक ऐसा आंदोलन था जो तर्क और विज्ञान की पूजा के खिलाफ था। अच्छा। इसका जोर भावनाओं पर था, अंतर्ज्ञान पर और रहस्यमयी एहसासों पर था। रोमांटिक कलाकारों और कवियों का मानना था कि एक राष्ट्र का आधार कोई संविधान या कानून नहीं बल्कि एक साझा सामूहिक विरासत होती है, एक कॉमन कल्चरल पास्ट। इसे थोड़ा और समझाएंगी? ये विचार जमीन पर कैसे उतर रहा था? मतलब कोई उदाहरण? इसके कई शक्तिशाली उदाहरण हैं, जैसे फ्रांसीसी रोमांटिक पेंटर यूजीन डेलाक्रॉइज। उनकी 1824 की एक पेंटिंग है द मैसेकर एट कियोस। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। इसमें दिखाया गया है कि कैसे तुर्कों ने कियोस द्वीप पर 20,000 यूनानियों का बेरहमी से कत्लेआम किया। वो पेंटिंग इतनी दर्दनाक और असरदार थी कि उसने पूरे यूरोप में लोगों के मन में ग्रीस के लिए सहानुभूति और तुर्कों के खिलाफ गुस्सा भर दिया। और जर्मनी में भी तो कुछ ऐसा ही हो रहा था।
लेकिन वहां जोर कला से ज्यादा लोक संस्कृति पर था, जैसे योहान गॉटफ्रीड हर्डर का विचार। हाँ, जर्मन दार्शनिक हर्डर का मानना था कि सच्ची जर्मन संस्कृति महलों और विश्वविद्यालयों में नहीं बल्कि आम लोगों के बीच मिलेगी। आम लोगों में। हाँ, जिन्हें वो दास वॉल्क कहते थे। उनके अनुसार लोक गीत, लोक काव्य और लोक नृत्य ही किसी राष्ट्र की सच्ची आत्मा यानी फोक्सगाइस्ट होते हैं। इसी सोच ने तो शायद ग्रिम ब्रदर्स को भी प्रेरणा दी होगी, जिनकी ग्रिम्स फेरी टेल्स हम सबने बचपन में सुनी है। निश्चित रूप से जैकब और विल्हेम ग्रिम सिर्फ बच्चों के लिए कहानियां इकट्ठी नहीं कर रहे थे। वो गांव-गांव घूमकर पुरानी लोक कथाओं को इसलिए सहेज रहे थे क्योंकि उनका मानना था कि ये कहानियां एक शुद्ध और प्रामाणिक जर्मन भावना को दर्शाती हैं। तो ये सब एक बिखरे हुए जर्मनी को सांस्कृतिक रूप से एक करने की बड़ी कोशिश का हिस्सा था। बिल्कुल। भाषा ने भी तो एक हथियार का काम किया होगा, खासकर पोलैंड जैसे देशों में जहां पहचान को ही मिटाने की कोशिश हो रही थी। पोलैंड का उदाहरण बहुत सटीक है। 18वीं सदी के अंत में रूस, प्रुशिया और ऑस्ट्रिया ने पोलैंड का बंटवारा कर दिया था और वो नक्शे से ही गायब हो गया था। हाँ। रूसी कब्जे वाले इलाकों में स्कूलों से पोलिश भाषा को हटाकर रूसी भाषा थोप दी गई। ऐसे में अपनी भाषा बोलना ही देशभक्ति का काम बन गया। अच्छा। चर्च में होने वाली सभाओं में पोलिश भाषा का इस्तेमाल राष्ट्रीय प्रतिरोध का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया। जब आपकी जुबान पर ताला लगाने की कोशिश की जाए तो हर शब्द एक नारा बन जाता है। लेकिन सिर्फ आजादी के नारे और सांस्कृतिक गौरव के गीत ही हवा में नहीं गूंज रहे थे, लोगों के पेट भी खाली थे। हाँ, ये भी एक सच्चाई थी। असल में इस पूरे दौर में एक भयानक आर्थिक तूफान भी पनप रहा था, जो 1848 में सब कुछ बहा ले जाने वाला था। सही कहा आपने। 1830 का दशक यूरोप के लिए बड़ी आर्थिक तंगी का समय था। एक तरफ जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी, जिससे शहरों में बेरोजगारों की भीड़ लग गई थी। लोग गांवों से शहरों की तरफ आ रहे थे। हाँ, और शहरों की झुग्गी बस्तियों में रहने को मजबूर थे। दूसरी तरफ इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति का असर दिख रहा था। वहां की मिलों से आने वाले मशीन निर्मित सस्ते कपड़े यूरोप के छोटे बुनकरों और कारीगरों का धंधा चौपट कर रहे थे। और फिर 1848 आते आते हालात और बिगड़ गए। फसलें बर्बाद हो गईं, खाने की चीजों के दाम आसमान छूने लगे और पूरे महाद्वीप में भूखमरी और कंगाली फैल गई। इस हताशा और गुस्से का एक जीता जागता उदाहरण हमें 1845 में सिलेसिया में बुनकरों के विद्रोह में मिलता है। हाँ, पत्रकार विल्हेम वोल्फ ने इसका वर्णन किया है। बिल्कुल, और उन्होंने अपनी आंखों से इस घटना को देखा और उसका बड़ा सजीव वर्णन किया है। क्या हुआ था उस विद्रोह में? ये सिर्फ पैसों की लड़ाई थी या इसमें हमें उस दौर के सामाजिक तनाव की कोई गहरी झलक दिखती है? ये सिर्फ पैसों से कहीं ज्यादा था। आप कल्पना कीजिए, सिलेसिया के गांवों में हजारों बुनकर थे जो ठेकेदारों के लिए काम करते थे। जी। ठेकेदार उन्हें कच्चा माल देते और तैयार कपड़ा ले लेते। लेकिन उन्होंने अचानक बुनकरों की मजदूरी इतनी ज्यादा घटा दी कि उनके लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो गया। तो फिर उन्होंने विद्रोह कर दिया। तो 4 जून की दोपहर करीब 2 बजे बुनकरों का एक हुजूम अपने घरों से निकला। वो नारे नहीं लगा रहे थे, वो चुपचाप सीधे उस मुख्य ठेकेदार की आलीशान हवेली की तरफ बढ़ रहे थे जिसने उनकी मजदूरी काटी थी। उस खामोशी में ही शायद सबसे ज्यादा गुस्सा रहा होगा। बिल्कुल। उन्होंने हवेली पहुंचकर पहले तो अपनी मजदूरी मांगी, लेकिन जब उनके साथ बुरा बर्ताव किया गया तो उनका सब्र टूट गया और वो अंदर घुस गए। हाँ, भीड़ दरवाजे खिड़कियां तोड़कर अंदर घुस गई। उन्होंने महंगे फर्नीचर, शीशे, तस्वीरें सब कुछ तहस नहस कर दिया। उन्होंने गोदाम में घुसकर कपड़े के थानों को फाड़ डाला। ये सिर्फ लूटपाट नहीं थी, ये उनकी मेहनत की बेकदरी के खिलाफ उनका गुस्सा था। और वो ठेकेदार तो अपने परिवार के साथ किसी तरह पड़ोस के गांव में भाग गया, लेकिन उसे भी किसी ने पनाह नहीं दी। अच्छा, और इसका अंत कैसे हुआ? ठेकेदार 24 घंटे बाद सेना की टुकड़ी लेकर वापस लौटा। जब सेना और बुनकरों का आमना सामना हुआ तो टकराव में 11 बुनकरों को गोली मार दी गई। ओहो। ये घटना दिखाती है कि उस दौर में अमीर और गरीब के बीच की खाई कितनी गहरी हो चुकी थी और हालात कितने विस्फोटक थे। तो अब हम 1848 में पहुंचते हैं। एक तरफ सिलेसिया जैसे विद्रोह हैं जहां गरीब मजदूर और कारीगर लग रहे हैं, और दूसरी तरफ पढ़े लिखे मध्य वर्ग के लोग हैं जो संविधान और राष्ट्र राज्य की मांग कर रहे हैं। हाँ, 1848 में ये दोनों धाराएं एक साथ मिल गईं। और इसने एक क्रांति का महाविस्फोट कर दिया। जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य, हर जगह मध्य वर्ग के पुरुष और महिलाओं ने राष्ट्रीय एकीकरण और संवैधानिक सुधारों की मांगों को एक कर दिया। वो एक संसदीय प्रणाली चाहते थे। हाँ, वो एक ऐसा राष्ट्र राज्य चाहते थे जो संसदीय सिद्धांतों पर चले, जहां एक संविधान हो,
प्रेस की आज़ादी हो और संगठन बनाने की आज़ादी हो। इसका सबसे बड़ा और शायद सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण जर्मनी की फ्रैंकफर्ट संसद थी। मुझे ये बात हमेशा हैरान करती है कि ये सारे पढ़े लिखे लोग, वकील, प्रोफेसर, व्यापारी फ्रैंकफर्ट में इकट्ठा हुए, एक संविधान बनाया, लेकिन फिर भी नाकाम हो गए। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, 18 मई 1848 को 831 चुने हुए प्रतिनिधि फ्रैंकफर्ट शहर के सेंट पॉल चर्च में इकट्ठा हुए। माहौल बड़ा उम्मीदों भरा था। हाँ। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया, जिसके तहत राजा को संसद के प्रति जवाबदेह होना था। लेकिन उनकी नाकामी की 2 बड़ी वजह थी। क्या थी वो वजह? पहली और सबसे बड़ी वजह, जब उन्होंने प्रशिया के राजा फ्रेडरिक विल्हेल्म चतुर्थ को ये ताज पहनाने की पेशकश की, तो उसने इसे ठुकरा दिया। ठुकरा दिया? क्यों? उसने कहा कि वो नाले से उठाया हुआ ताज स्वीकार नहीं करेगा। मतलब वो जनता के प्रतिनिधियों से अपनी शक्ति नहीं लेना चाहता था। उसने दूसरे राजाओं से हाथ मिला लिया जो इस चुनी हुई संसद के खिलाफ थे। अच्छा, और दूसरी वजह? दूसरी बड़ी गलती संसद ने खुद की। इसका सामाजिक आधार बहुत कमजोर हो गया। इसमें मध्य वर्ग का दबदबा था, जो मजदूरों और कारीगरों की मांगों का विरोध करते थे। नतीजतन उन्होंने अपने ही लोगों का समर्थन खो दिया। तो वो बट गए? हाँ, और अंत में सेना बुलाई गई और इस ऐतिहासिक सभा को भंग कर दिया गया। और इस पूरे उदारवादी आंदोलन के बीच महिलाओं की भूमिका और उनके अधिकारों का सवाल भी एक बहुत बड़ा और विवादास्पद मुद्दा बना रहा। हाँ, और ये उस दौर के विरोधाभास को दिखाता है। महिलाएं इन क्रांतियों में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी थीं। उन्होंने अपने राजनीतिक संघ बनाए, अखबार शुरू किए और प्रदर्शनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लेकिन जब अधिकार देने की बात आई तो उन्हें राजनीतिक अधिकारों, खासकर वोट देने के अधिकार से वंचित रखा गया। फ्रैंकफर्ट संसद में भी तो उन्हें बराबरी का दर्जा नहीं दिया गया था। बिल्कुल नहीं। उन्हें संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं थी। उन्हें सिर्फ दर्शक के तौर पर ऊपर विजिटर्स गैलरी में खड़े होने की अनुमति थी। सिर्फ दर्शक? हाँ, हमारे सोर्सेज इस मुद्दे पर उस समय के 3 बिल्कुल अलग-अलग विचार सामने रखते हैं, जिनसे पता चलता है कि समाज कितना बटा हुआ था। कौन से 3 विचार थे ये? पहला विचार कार्ल वेल्कर का है, जो खुद एक उदारवादी राजनीतिज्ञ और फ्रैंकफर्ट संसद के सदस्य थे। अच्छा, उनका क्या मानना था? उनका मानना था कि प्रकृति ने ही पुरुषों और महिलाओं को अलग-अलग कामों के लिए बनाया है। पुरुष मजबूत है, साहसी है, परिवार का रक्षक है, जबकि महिला कमजोर, डरपोक और निर्भर है। उसका असली क्षेत्र घर है। मतलब राजनीति महिलाओं के लिए नहीं है। उनके हिसाब से अगर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार दिए गए तो परिवार और समाज की शांति भंग हो जाएगी। ये तो उदारवाद के नाम पर एक बहुत ही रूढ़िवादी सोच थी। दूसरा नजरिया क्या था? दूसरा नजरिया था लुइस ओटो पीटर्स का। वो एक राजनीतिक कार्यकर्ता थी और उन्होंने फ्राउन ज़ाइटुंग यानी महिला अखबार की स्थापना की थी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने एक बहुत सीधा और तीखा सवाल पूछा। पुरुष जब अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं तो वो सारी मानवता की बात क्यों नहीं करते? वो आधी मानवता यानी महिलाओं को क्यों भूल जाते हैं? उनका तर्क था कि आज़ादी का मतलब सिर्फ पुरुषों की आज़ादी नहीं हो सकता। सही बात है। और तीसरा विचार एक गुमनाम लेखक का है, जिसका तर्क पूरी तरह से न्याय और तर्क पर आधारित था। उन्होंने कहा कि महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से सिर्फ इसलिए वंचित रखना कि वो महिला हैं, पूरी तरह से अन्यायपूर्ण और अतार्किक है। उनका तर्क क्या था? उन्होंने पूछा कि एक कैसा तर्क है कि एक शराबी या अनपढ़ आदमी को तो वोट देने का हक है, लेकिन एक पढ़ी लिखी और संपत्ति वाली काबिल महिला को नहीं। ये सवाल उस दौर के उदारवादी आंदोलन के दोहरे चरित्र को उजागर करता है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? 1830 से 1848 की ये क्रांतियां, जो ऊपर से देखने में तो असफल लगती हैं, क्या वाकई में नाकाम रहीं? देखिए, अगर हम तात्कालिक नतीजों को देखें तो हाँ, वो दबा दी गईं, लेकिन उन्होंने यूरोप को हमेशा के लिए बदल दिया। रूढ़िवादी ताकतें पुरानी व्यवस्था को कभी भी पूरी तरह से बहाल नहीं कर सकीं। अच्छा। राजाओं और सम्राटों को ये समझ में आ गया कि अगर बार बार होने वाली इन क्रांतियों के चक्र को खत्म करना है तो उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों को कुछ रियायतें देनी ही पड़ेंगी। तो एक तरह से इन असफल क्रांतियों ने आने वाले बदलावों की जमीन तैयार कर दी। बिल्कुल। इसके बाद के सालों में मध्य और पूर्वी यूरोप की तानाशाही राजशाहियों ने वो बदलाव करने शुरू कर दिए जो पश्चिमी यूरोप में पहले ही हो चुके थे। जैसे कि? जैसे हैब्सबर्ग साम्राज्य और रूस में
भूदास्ता और बंधुआ मजदूरी को खत्म कर दिया गया। ये सीधे तौर पर 1848 के दबाव का नतीजा था। तो भले ही क्रांतिकारियों को तुरंत सत्ता नहीं मिली, लेकिन उनके विचारों ने जीतना शुरू कर दिया था। और अब श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक विचार। फ्रैंकफर्ट संसद एक उदारवादी संविधान के तहत जर्मनी को एकजुट करने में विफल रही। इस विफलता ने आगे चल के बिस्मार्क के लिए लौह और रक्त की नीति यानी सैन्य ताकत के बल पर जर्मनी का एकीकरण करने का रास्ता साफ किया। सोचिए, अगर 1848 में ये उदारवादी सफल हो जाते तो क्या जर्मनी का इतिहास और शायद आज की यूरोप का नक्शा कुछ अलग होता।